नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपने तैयारी में ज़ोर शोर से लगे होंगे। भाई लगे रहना पड़ेगा, नहीं तो कुछ फ़ायदा होने वाला ही नहीं ऐसे। और थोड़ा थोड़ा हम भी सोचते हैं आपके एग्ज़ाम में कुछ अगर मेरा भी योगदान हो जाए, क्या पता मेरे वजह से या फिर इस वीडियो देखने के चक्कर में कुछ क्वेश्चन आपका अगर सही हो जाए तो अपने आप को हम बहुत सौभाग्यशाली मानेंगे। खैर, वैसे मेहनत आपको करना है और डिपेंड करता है कि आप कितना मेहनत करते हैं। और मेहनत आजकल सब करते हैं, मगर आपको एक स्मार्ट वर्क करना होगा, थोड़ा टाइम मैनेज करना होगा और थोड़ा पेशेंस रखना होगा। भाई सबका होगा, टेंशन मत लो आप लोग। आज का टॉपिक की बात किया जाए तो ये मौर्य साम्राज्य, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इससे कोई मैटर नहीं करता। आप एक बार प्रत्येक सब्जेक्ट को तैयार कर लें, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो। और इन सब को तैयार करने के लिए एक लूसेंट रामबाण है। लूसेंट पढ़ के आप बीपीएससी निकाल सकते हैं, दरोगा निकाल सकते हैं और भी कोई भी एग्ज़ाम जो वनडे एग्ज़ाम है उसे आप कवर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट किया जाए। सबसे पहला अगर बात करें, मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। इनका जन्म कब हुआ था? 345 ईसा पूर्व। एक बात मैं आपको और बता दूं कि अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्ले लिस्ट में जाके स्टार्टिंग से यानी हड़प्पा काल से जहाँ से स्टार्ट किए हैं पहला लेक्चर से, आप वहाँ से इसे देखें तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। दूसरा, मैं प्रत्येक वीडियो में बोलता हूँ कि आप एक बगल में अपना लूसेंट बुक लेके रखें और एक हाइलाइटर। जो भी इंपॉर्टेंट मैं आपको यहाँ पे बताऊँ उसे जस्ट आप तुरंत मार्क करें और वीडियो देखने के बाद उसे आप खुद से एक बार रीड करें। मैं ये बात डेली वीडियो में बोलता हूँ। अगर आपको बुरा लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन जो ये वीडियो पहली बार देख रहा है उसके लिए ये है कि आप अगर पहली बार देख रहे हैं तो आप अपने एक लूसेंट बुक बगल में रखें और एक हाइलाइटर। और वीडियो देखने के बाद आप उसे फिर से पढ़ें तो आप यकीन नहीं होगा आपको कि अगर गलत बोल रहा हूँ तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर कीजिएगा कि सर आपने बोला था कि वीडियो देखने के बाद खुद से रीड करो तो फ़ायदा हुआ या फिर नुकसान हुआ। देखा जाए, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। इनका जन्म कब हुआ था? 345 ईसा पूर्व में हुआ था। जस्टिन के अनुसार, किन के अनुसार? जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा जाता है। सेंड्रोकोटस किसको कहा जाता है? अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए और मान लेते हैं उस समय याद नहीं आ जाए तो आप इसे इसे इमेजिन करके लिख सकते हैं। किसको कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा जाता है? सेंड्रोकोटस, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। विशाखदत्त मुद्र राक्षस के, देखिए विशाखदत्त कृत जो है मुद्र राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल यानी निम्न कुल में उत्पन्न शब्द का प्रयोग किया है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कभी कभी फिर पूछता भी है मुद्र राक्षस किसकी कृति है, यह है विशाखदत्त की। मुद्र राक्षस किसने लिखा है? तो विशाखदत्त। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य को ब्रिसल शब्द की उपाधि या संज्ञा दिया गया किसमें? मुद्र राक्षस में। ठीक है। ब्रिसल शब्द का अर्थ क्या होता है? निम्न कुल। क्योंकि छोटे छोटे बारीक सा क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा जाता है और वो गलत हो जाता है भाई। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिए या घटना चक्र उठा के देखिए कि कितने बारीक सब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो गलत होते हैं। या भी कहीं अगर टेस्ट लगा रहे हो तो उसमें जानते हुए क्वेश्चन गलत होता है। ऐसा नहीं कि आपका तैयारी खराब है, नहीं, आपकी बस रिवीजन करना और वो समझने की क्षमता में थोड़ा उतार चढ़ाव है, इसकी वजह से आपको क्वेश्चन गलत होता है। तो एक एक चीज़ को ध्यान देना होता है। आगे देखते हैं। घनानंद को हराने में चाणक्य, जिनका नाम कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य अन्य नाम क्या था? कौटिल्य भी है, विष्णुगुप्त भी है, ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। कौन था? चाणक्य। इसके द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र, जिसका संबंध राजनीति से है। अब देखिए, कभी कल आपसे एग्जाम में पूछता है कि चाणक्य का अर्थशास्त्र या अर्थशास्त्र किसने लिखा है? ये चाणक्य ने। अर्थशास्त्र का संबंध किस में है? जैसे यहाँ जस्ट हम लोग, कोई बंदा अगर इसको पहली बार देख रहा होगा तो वो डायरेक्ट वहाँ पे दे देगा इकोनॉमिक्स पे, ठीक है, न कि पॉलिटिक्स। तो क्या है? अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? राजनीति से है। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पे 322 ईसा पूर्व में बैठा। कब? 322 ईसा पूर्व में। और चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। आगे देखते हैं।
चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक जगह पे बिताया, यानी कि अपना जो ये अंतिम से मतलब ये है कि मरणासन अवस्था कहाँ पे बिताया है? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकटर को हराया। कब? 305 ईसा पूर्व में। सेल्यूकस निकटर कौन था? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि इसका जो पिछले वाला लेक्चर है मैं वहाँ पे ढंग से समझाया हूँ। अगर आप नहीं देखें तो आप देखिए, अगर एक बार देख लिए फिर भी याद नहीं आ रहा है तो आप उसे दोबारा देखिए। सेल्यूकस निकटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात और मकरान, क्या था? काबुल, कंधार, हेरात, मकरान चंद्रगुप्त को दिए। वैसे इतना डीपली क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे एग्जाम में कि सेल्यूकस निकटर ने चंद्रगुप्त को इनमें से कौन से राज्य दिए, जो या फिर इनमें से कौन से राज्य नहीं है, 4 ऑप्शन दे दे उसमें से एक नहीं होगा तो आप 4 देख लीजिए, काबुल, कंधार, हेरात, मकरान, ये चारों है। इसे आप ध्यान रखिए, एग्ज़ाम का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि इसका एक एक चीज़ आपको ध्यान में रखना जरूरी है लूसेंट का खासकर। अब देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा दी थी। किससे? भद्रबाहु से जैन धर्म। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकटर का राजदूत था। कौन था? मेगास्थनीज सेल्यूकस निकटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। मेगास्थनीज कौन था? वह सेल्यूकस निकटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसकी जो पुस्तक है वो क्या है? इंडिका। मेगास्थनीज के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत, यानी सोने और चांदी धारण किए हुए रहते थे। हाथियों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का झुंड रहता था, जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता था। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। सोचिए उसमें भी महिलाओं का कितना सम्मान था। खैर इसे हम लोग अगर आप मेंस वगैरह दे रहे हो तो आप पढ़ते होंगे कि वैदिक काल में महिलाओं क्या कैसे स्थिति थी, उत्तर वैदिक काल में क्या था और कैसे कैसे उनका स्थिति में गिरना स्टार्ट हुआ। इसे हम लोग कभी एक अलग से वीडियो बना के जस्ट इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन वो फिलहाल भी उसका बाद में देखा जाएगा, प्रोग्राम कभी बन जाएगा। लेकिन अभी अगर देखा जाए, महिलाओं से घिरे होते थे। उनके खाना खाने से पहले उसके खास नौकर उस खाने को चखते थे। राजा लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। और इन्होंने मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के बारे में लिखा है। पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा है, मतलब एक विशाल प्राचीर, मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि उसे घेरा हुआ है, जिसमें 570 बुर्ज, 64 द्वार है। 2 और 3 मंजिल वाले कई लकड़ी और कच्ची ईंटें से बने हैं। राजा का महल भी काठ का बना था, मतलब यह राजा का महल भी काठ का बना है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकटर के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकटर के बीच युद्ध का वर्णन किसने किया है? एपियानस ने किया है। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। किसके अनुसार? प्लूटार्क के अनुसार। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुआ? 298 ईसा पूर्व में। कहाँ पे? श्रवणबेलगोला में, उपवास विधि द्वारा। जैन धर्म में ऐसे होता है कि आप अपना जब शरीर त्याग करते हैं तो आप उपवास विधि से अपना शरीर को त्याग कर सकते हैं। अब बात आती है उसके बाद चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? बिंदुसार। चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पे बैठा। अमित घात
के नाम से बिंदुसार को जाना जाता है। किसे? अमित घात के नाम से बिंदुसार को जाना जाता है। अमित घात का अर्थ है शत्रु विनाशक। बात इतने सारे इसमें फैक्ट दिया हुआ, कहीं आपसे एग्जाम में फैक्चुअल ही प्रश्न पूछे जाते हैं, तो फैक्ट से आप घबराएं नहीं। जैसे अमित घात है, इसे आप किसी अपने दोस्त के नाम पे लिंक कर दें या किसी में इसे लिंक कर दें, ताकि आपको अगर एग्जाम में दिख जाए तो वो जल्दी याद रहे। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के अनुयायी था। जस्ट हम लोग बात करेंगे कि आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे कौन थे? मक्खली गोसाल। हम लोग पिछले वीडियो में देख लिए हैं। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खली गोसाल। ठीक है। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। अशोक पहले ब्राह्मण का अनुयायी था, ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। कलहन के रास्तरंगिणी किसने लिखा है? कलहन ने। से पता चलता है कि वह शैव धर्म का उपासक था। निग्रोध के प्रवचन सुनकर उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। किसने? अशोक ने। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वारिसार कहा जाता है। अब देखिए नाम थोड़ा यहाँ पे जस्ट हम लोग बात किए अभी कि बिंदुसार क्या था उनका नाम? अमित घात। ठीक। अब यहाँ देखिए वायु पुराण में या फिर आपसे एग्जाम में पूछे कि किसे भद्रसार के नाम से या बारीसार के नाम से जाना जाता है? किसे जाना जाता है? तो बिंदुसार को। थोड़ा जब तक आप पढ़ने में स्मार्ट तरीका नहीं अपनाइएगा भाई, तब तो फिर काम होने वाला है नहीं। थोड़ा कष्ट होगा, मगर आपको यह तरीका अपनाना होगा। स्ट्रेबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटीयोकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत को भेजा। अब डायमेकस किसके दरबार में आया था? जैसे मान लेते हैं मेगास्थनीज। मेगास्थनीज हो गया था आपका जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उसकी कीर्ति का नाम क्या है? यानी उसकी पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। ठीक है। डायमेकस आया है बिंदुसार के दरबार में। अब अगर अशोक की बात किया जाए तो डायनोसियस, जस्ट आगे हम लोग बात करते हैं, डायनोसियस अशोक के दरबार में आया था। इसे आप कैसे याद रखना है आपको? आप उसे मैनेज कीजिए। जैसे मान लेते हैं मेगास्थनीज पता है चंद्रगुप्त मौर्य, डायमेकस, डायमेकस हो गया बिंदुसार। ठीक है। इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी कौन था? डायमेकस। ठीक है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। कितने सारे नाम है देखिए यहाँ पे। जैन ग्रंथ में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। वायु पुराण में भद्रसार कहा गया है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला जो सिंधु एवं झेलम नदी के बीच स्थित है। तक्षशिला कहाँ पे? सिंधु और झेलम के बीच में हुए दो विद्रोहों का वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम कौन था? बिंदुसार का पुत्र था, अशोक का भाई, और बाद में अशोक को भेजा। एथियंस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक को भेजने की प्रार्थना की। ठीक है। किसने? बिंदुसार ने। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता कहा है। किसने कहा है? तारानाथ। ये कौन थे? बौद्ध विद्वान थे। अब आपसे एग्जाम में कभी कल प्रश्न पूछता है या फिर प्रश्न पूछ देगा कि किन्हें 16 राज्यों का विजेता के नाम से जाना जाता है, तो ये हो जाएगा बिंदुसार। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है अशोक। वैसे इम्पोर्टेंट है मगध, ये मौर्य साम्राज्य इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसमें से अगर सबसे इम्पोर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाता है तो वो है अशोक। थोड़ा मेरा आवाज़ चेंज हो गया है क्योंकि थोड़ा दिल्ली का थोड़ा मौसम ठीक ठाक नहीं है, जुकाम वगैरह और ठंड तो आपको पता ही है दिल्ली में कैसा होता है, चाहे वो ठंड ही हो या गर्मी हो। तो थोड़ा आवाज़ मेरा चेंज होगा, तो उस पर आप थोड़ा ध्यान ना दें, लेकिन जो फैक्ट है उसे आप कवर करें। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पे बैठा। अशोक की माता का नाम क्या था? सुभद्रांगी। अशोक के माता का नाम क्या है? सुभद्रांगी। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था।
जिसमें अशोक का राज्याभिषेक हो रहा था। उससे पहले अशोक कहाँ का राज्यपाल था? अवंती का राज्यपाल था। ठीक है। मास्की और गुर्जरा अभिलेख में, कौन से? मास्की और गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। ये इंपॉर्टेंट, इसे आप हाईलाइट कर लें, 5 स्टार लगा लें कि किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। दोनों में से कोई एक एग्जाम में ऑप्शन मिल जाए, या तो मास्की या फिर गुर्जरा। अगर दोनों है तो आप इसे दोनों, मतलब वहाँ पे दिया रहेगा या तो ए बी दोनों है, तो इस टाइप से क्या है, मास्की और गुर्जरा में अशोक का नाम अशोक मिलता है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन के नाम से जाना गया है। अशोक ने अपने अभिषेक के 8 वर्ष बाद लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग पर आक्रमण का उल्लेख कब है? 261 ईसा पूर्व। ठीक है। 13वें शिलालेख में इसका उल्लेख कहाँ पे है? 13वें शिलालेख, कलिंग युद्ध। आप इसे ऐसे याद रख सकते, ऐसे याद इसको रख सकते हैं कि कलिंग युद्ध 13वें शिलालेख या कलिंग 13। ठीक है, किसी भी टाइप से आप इसे याद रखिए। प्लिनी का कथन है कि मिस्र के राजा फिलाडेल्फस टॉलमी सेकंड ने पाटलिपुत्र में डायनीसियस नाम का एक राजदूत भेजा था। जस्ट हम लोग बात किए अभी किसके दरबार में? अशोक के दरबार में। तो मैं आपको जस्ट यहाँ पे एक बार रिवीजन कराना चाहूँगा कि मान लेते हैं मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ठीक है। बिंदुसार के दरबार में कौन आया था? डायमेकस। और अशोक के दरबार में डायनोसियस। ठीक है। तो इसे आप याद रखिए। उपगुप्त, उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। किसने? उपगुप्त ने। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मक्खली गोसाल ने की थी। ये सब हम लोग बात कर चुके हैं बिंदुसार में ही। अशोक एक उपासक के रूप में अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया की और 12वें वर्ष निगाली सागर और 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की। अब देखिए एग्जामिनर को होता क्या है कि वो क्वेश्चन निकाले कहाँ से, तो आपको कभी कभी डीपली पूछता है कि अशोक ने इनमें से किस किस नगर की यात्रा किया था। तो बोध गया कौन से वर्ष? 10वें वर्ष। 12वें वर्ष कहाँ? 12वें वर्ष निगाली सागर और 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा किया था। अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण किया था। बराबर की पहाड़ी कहाँ पे है? ये बिहार में है। और जिनका नाम क्या है 4 गुफाओं में से? कर्ज, चौपार, सुदामा और विष झोपड़ी। अब देखिए, जैसे मान लेते हैं कि जैसे एग्जाम में अगर प्रश्न पूछा जाए कि अंतिम में अशोक ने या फिर अशोक ने किसको रहने के लिए, जैन, बौद्ध या फिर शैव या आजीवक, इन 4 ऑप्शन दे देगा कि बराबर की गुफाओं में, बराबर की पहाड़ियों में गुफाओं का निर्माण किया था 4। वो किसके रहने के लिए? तो आजीविकों के रहने के लिए। ठीक है। उन गुफाओं का नाम क्या है चारों? कर्ज, चपार, सुदामा तथा विष झोपड़ी। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। किसने? उसके पौत्र यानी पोते ने। पोते का नाम क्या था? दशरथ। अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीविकों का उल्लेख किया गया है। किसमें? 7वें स्तंभ लेख में आजीविकों का उल्लेख। महामात्रों को आजीविकों के हितों का ध्यान रखने के लिए कहा गया। महामात्र कौन होते थे? मंत्री होता था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। कहाँ भेजा? महेंद्र और सिंघमित्रा को श्रीलंका। मतलब उसी समय से देखिए, भारत में तो मान लेते हैं ये, भारत में बौद्ध धर्म तो मान लीजिए ये धीरे धीरे ख़त्म ही हो गया, सिर्फ ये नॉर्थ ईस्ट को अगर छोड़ दें। और यही वजह है कि जैसे चीन भी गया होगा, श्रीलंका भी गया होगा, और ये म्यांमार वगैरह, कंबोडिया वगैरह, यहाँ पे सारे अशोक ने दूत भेजे थे बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। तो हुआ ये कि बौद्ध धर्म तो अपनी धरती से विलुप्त हो गया, मगर पूरे विश्व में ये अभी तक छाए हुए हैं। आगे अगर देखते हैं इसमें बौद्ध परंपरा
एक सेकेंड, हाँ, बौद्ध परंपरा और उनके लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था। कितना? 84,000। किसके अनुसार है ये? बौद्ध परंपरा के अनुसार। वैसे ये सब आपसे एग्जाम में पूछेगा नहीं, जहाँ पे संभावना हो कि इतना हुआ था, इसके अनुसार ये काम किया गया, तो वो नहीं पूछेगा। भारत में शिलालेख का प्रचलन सबसे पहले किसने किया? अशोक ने किया। शिलालेखों का सबसे पहले प्रचलन किसने किया है? अशोक ने। ठीक है। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरामाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। इसमें से आपको 4 ऑप्शन देगा कि मान लीजिए इसमें से अशोक के शिलालेख में कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया है? ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरामाइक। तो कभी कल आपसे इन चारों में से कोई एक दे देगा या 2 दे देगा, तो आप इसे चारों याद रखिए। अब देखिए, ग्रीक और अरामाइक लिपि, ये अफ़गानिस्तान से ग्रीक अरामाइक कहाँ से है? अफ़गानिस्तान। खरोष्टी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से, और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि का अभिलेख मिले हैं। खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जस्ट हम लोग बात किए हैं हड़प्पा वाले में भी कि ये हड़प्पा लोगों की जो लिपि थी वो दाईं से बाईं। अब देखिए, खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं लिखी जाती थी। इसे लिखते कैसे थे? जैसे मान लेते हैं यहाँ से, जैसे हम लोग लिखते हैं पहले कैसे, यहाँ से स्टार्ट किए ऐसे ऐसे, फिर यहाँ से किए। अब खरोष्टी लिपि जो है आपका यहाँ से स्टार्ट होता था, दाईं से बाईं ओर। ठीक है। फिर यहाँ से फिर ऐसे। लेकिन हड़प्पा काल में जो था वो आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर ये ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, इस टाइप से। तो वहाँ पे हमने बात कर दिया था, डिस्कस कर दिया था। आगे अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक है शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। अशोक के शिलालेखों की खोज सबसे पहले 1750 में, कब? 1750 में पात्रेटी पैंथेलर ने की। इसकी संख्या कितनी है? 14 है। शिलालेख की संख्या 14 है। इसकी सबसे पहले खोज कब किया था? 1750 में किया गया था। और किसने किया था? पात्रेटी पैंथेलर ने। इसकी संख्या कितनी है? 14 है। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहले सफलता 1837 में जेम्स प्रिंसेप को प्राप्त हुई। किसको? ये अशोक के अभिलेख को। ये कई बार एग्जाम में प्रश्न भाई पूछा गया है कि अशोक के अभिलेख को सबसे पहले किसने पढ़ा था और कब पढ़ा था? तो 1837 में पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ठीक है। अब देखें यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है। ये आपको, जैसे यहाँ पे हम बात करें कि जितने सारे शिलालेख थे इसके विषय में और उसका वर्णित विषय क्या था उसमें, ये आपको एक ही दिन में याद नहीं होने वाला है। आप आज कम से कम आज 2 याद करें, कल तीसरा चौथा। जब भी कल आप तीसरा चौथा याद करें तो इन 2 जो पहले वाला है इसे आप याद कर दें। एक दिन स्पेशल याद करने के विषय पे हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि इसमें से आप किसी भी चीज़ को, चाहे वो किसी भी जीएस का एरिया हो, उसे हम कैसे लंबे समय तक याद रख सकते हैं, उसका सही तरीका क्या है। पहला है पशु बलि की निंदा। अशोक के किस अभिलेख में पशु बलि की निंदा करता है? फिर अशोक का कौन सा अभिलेख पशु बलि की निंदा करता है? ये हो जाएगा प्रथम अभिलेख। दूसरा में क्या है? अशोक ने मनुष्य और पशुओं के चिकित्सा की व्यवस्था को उल्लेख किया है। पहला है पशु बलि की निंदा, दूसरा है चिकित्सा व्यवस्था। चिकित्सा व्यवस्था में कौन कौन है? मनुष्य और पशु दोनों है। तीसरा है राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं, और इस शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है। चौथा देख लें अगर, इस अभिलेख में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा किया गया है। धम्म घोष कहाँ पे है? चतुर्थ शिलालेख में। 5वां है धर्म महामात्रों की नियुक्ति। ये आपसे एग्जाम में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्त कि इसे कितना जल्दी आप इसे कवर कर सकते हैं। एक एक चीज़ इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। मैं भी ये गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपको अभी भी ये 13 शिलालेख इसमें क्या है वो याद नहीं होगा। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कीजिए और एक बार में इसे याद करने की कोशिश कभी नहीं कीजिए, क्योंकि वो फिर आप कुछ देर में भूल जाइएगा या फिर कन्फ्यूजन सा होगा उसमें। एक दिन में 2 करें, दूसरे दिन में भी 2 करें। ठीक है। छठा देखते हैं आत्मनियंत्रण की शिक्षा। आत्मनियंत्रण की शिक्षा किसमें है? छठा शिलालेख में। और 7वां और 8वां में क्या है? तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किसमें है? 7वां और 8वां में। अगला है 9वां शिलालेख, सच्ची भेंट
सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किसमें है? 9वां में। 10वां क्या है? अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। 11वां धम्म की व्याख्या किया गया है। 12वां में है स्त्री महामात्रों की नियुक्ति, यहाँ भी स्त्री का लमसम ठीक ठाक स्थिति है एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। 13वां है इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है और अशोक के हृदय परिवर्तन। इसी में 5 यवन राजाओं के नाम उल्लेख है जहां उनके धर्म प्रचारक भेजे। ठीक है। 14वां है अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। जाहिर सी बात है कि राजा जो कलिंग के युद्ध में इतने जो लोग मरे थे, इतने भयावह स्थिति हुआ था, उनसे क्षुब्ध होकर यानी उससे दुखी होकर उन्होंने लोगों को, प्रजा को, खुद तो धार्मिक जीवन अपना लिया और प्रजा को भी धार्मिक जीवन बिताने की बात कहते थे। अशोक के स्तंभ लेख की संख्या कितनी है? 7 है। शिलालेख, स्तंभ लेख, शिलालेख में आप कंफ्यूज मत होइए। स्तंभ लेख कितना है? 7 है और शिलालेख 14, जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अशोक के शिलालेख किस में लिखे गए हैं? ब्राह्मी लिपि में। यह 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं। कितने अलग अलग स्थानों से हुए हैं? 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। आगे इसमें देखें, प्रयाग स्तंभ लेख, यह सबसे पहले कौशाम्बी में स्थित था। कहाँ पे था? कौशाम्बी में था। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया। किसने? प्रयाग स्तंभ लेख कहाँ पे था? कौशाम्बी में था। इसे अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया था। दूसरा है टोपरा अभिलेख, यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। टोपरा से दिल्ली जो अशोक के अभिलेख थे वो सॉरी, टोपरा अभिलेख किसने लाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। और प्रयाग स्तंभ लेख अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया था। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, पहले यह मेरठ में स्थित था, फिर यह स्तंभ लेख फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया। यहाँ देखिए, मौर्य प्रांत और राजधानी। उत्तरा प्रांत कहाँ पे था? तक्षशिला। आप इसे थोड़ा सा मैप से अगर देख लेना तो आपको जल्दी याद रहेगा और लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है। ये एरिया अगर देखा जाए, यहाँ पे ये हो गया तक्षशिला, हो गया उत्तर, ये देखिए नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये हो गया। मान लेते हैं ये तो आपका नॉर्थ वेस्ट हो जाता है, मगर ये उत्तरी क्षेत्र मानिए इसका, क्योंकि भारत उस समय यहाँ तक था, तो ये हो गया उत्तरी इलाका। ठीक है। तक्षशिला। अवंती की राजधानी उज्जैन थी। कलिंग यहाँ पे है तोसली। दक्षिणापथ नीचे स्वर्णगिरी और प्राचीन पूर्वी प्रांत ये है पाटलिपुत्र। तो 2-3 बार इसको इमेज बना के आप थोड़ा इसको फील कीजिए। वैसे फील करने में आप लोग माहिर होंगे और थोड़ा इसका अलग जगह आप फील करते होंगे, लेकिन वो एनर्जी आप यहाँ लगाइए अब, ताकि आपका जल्दी सिलेक्शन हो जाए और आप अपने ढंग से नए जीवन की स्टार्ट करें। अगला है रामपुरवा। ठीक है। यह स्तंभ लेख चंपारण, कहाँ पे? ये बिहार में है। चंपारण 2 है, एक पूर्वी पश्चिमी, उस समय ये गई था। कौन सा है? रामपुरवा अभिलेख कहाँ से मिले हैं? चंपारण से। इसकी खोज किसने किया था? 1872 ईस्वी में। रामपुरवा अभिलेख की खोज 1872 ईस्वी में कार्लायल ने किया था। किसने? कार्लायल। आप रामपुरवा को ऐसे मान लीजिए, ऐसे याद रख सकते हैं। कहाँ पे? चंपारण में तो था ही ये, 1872 में हुआ था। और कार, सिर्फ कार ही आप याद रखिए, यही काफ़ी है एग्जाम तक, बस कार ही चले जाए किसी तरह तो वो सही हो जाएगा। लौरिया अरेजान, ये भी चंपारण में है। चंपारण में 2 है, रामपुरवा है और लौरिया। ठीक। लौरिया नंदनगढ़, ये भी चंपारण में है, यानी तीनों, रामपुरवा, लौरिया, अरेराज, लौरिया, नंदगढ़, ये भी चंपारण में तीनों। इस स्तंभ पर मोर का चित्र बना है, ये देखिए इंपॉर्टेंट है। अब अगर एग्जामिनर का अगर आप इसे ढंग से पढ़े नहीं होंगे, उसका मूड हो गया कि भाई बताओ तो जाने, ये फिर दम है तो नौकरी लेके दिखाओ, ये क्वेश्चन दे दिया कि अशोक के किस स्तंभ लेख पे मोर का चित्र बना हुआ है। ये
और तो ऑप्शन अब ठीक आपको तो याद रहेगा, लेकिन एग्जाम में ये दोनों ऑप्शन में बहुत कन्फ्यूजन होगा। तो लौरिया नंदनगढ़ में मोर बना है। नंदनगढ़ ऐसे याद रख सकते हैं कि नंद, जैसे आप अगर कृष्ण लीला देखे होंगे तो वो नंद वन से था, वहाँ पे मोर वगैरह भी था। इस टाइप से आप बिल्कुल हरियाली टाइप के माइंड में इमेज बनाए उसे याद रखें। भाई याद रखने का कुछ कुछ तो तरीका तो अपनाना होगा। अगला है कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। आपसे प्रश्न पूछेगा कि किस अभिलेख को रानी के अभिलेख के नाम से जाना जाता है, तो कौशाम्बी अभिलेख। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। 7वां अभिलेख, न कि स्तंभ लेख। स्तंभ लेख कितना था? 7। और शिलालेख, यानी 8वां 7वां अभिलेख जो था वो 14 था। शिलालेख 14, स्तंभ लेख 7। ठीक है, तो 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुम्मीदेई क्या है? रुम्मीदेई का अभिलेख स्तंभ लेख सबसे छोटा है। इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटा देने की घोषणा किया गया है। किसमें? रुम्मीदेई अभिलेख। ये कहाँ पे है? जो अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख है। ठीक है, प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। यानी एक तरह से अगर देखा जाए कि राजा अपने आप को यहाँ पे एक देवता से अपने को तुलना करता है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। ठीक है, अशोक का सारे कुना यानी कंदहार अभिलेख, सारे कुना जिनका नाम कभी काल अगर एग्जाम में आ जाए, कंदहार अभिलेख किस भाषा में है? तो ये है ग्रीक और आरामाइक लिपि में। साम्राज्य में मुख्यमंत्री पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इसके चरित्र को काफ़ी जांचा और परखा जाता था, जिसे उपदा परीक्षण भी कहा जाता है। थोड़ा वीडियो लंबा हो क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसे एक जो टॉपिक है मौर्य वाला, इसे हम लोग ख़त्म ही कर दें। मुश्किल से देखते हैं कितना मिनट हुआ है, 32। कोई नहीं, ये 5 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। जब भी किसी का नियुक्ति होता था तो उसे काफ़ी जांचा परखा जाता था, जिसे उपदा कहा जाता था। ठीक है, सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होती थी जिसमें सम्राटों की संख्या 12, 16, 20 हुआ करती थी। जिसमें सदस्यों की संख्या, मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या कितना था? 12, 16 और 20। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी यानी सबसे जो उच्च अधिकारी होते थे, शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महामात्र भी कहा जाता है। ठीक है, इसकी संख्या 18 थी। अर्थशास्त्र में चर जो था वो जासूस को कहा जाता था। आप ऐसा कीजिए, एक इसको कॉपी में आप ये थोड़ा सा, या फिर इसी के जो लूसेंट बुक है आप इसे ऊपर में ऐसे लिखिए, इसको जहाँ पे पेज खाली है, ताकि आप इसे भूलें नहीं। या फिर मैं तो आपको थोड़ा ये सलाह दूंगा कि आप एक अपने रफ कॉपी में इसे लिख लें, ताकि आप उसे बराबर देखें और वो लंबे समय तक याद रहे। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। कितना था? 5, जैसे हम लोग बात कर चुके हैं। किसका कहाँ पे राजधानी था? प्रांतों को चक्र कहा गया। क्या कहा गया? चक्र। प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत के नाम से या राष्ट्रिक के नाम से जाने जाते थे। प्रांतों का विभाजन विषय में जो विषयपति के अधीन होते थे। प्रशासन की सबसे छोटी कई ग्राम थी। आप मेरे ख्याल से दोस्त देखिए, यहाँ पे आपको जल्दबाजी में काम नहीं करना है। चलो भाई वीडियो फटाफट ख़त्म ही कर दें। तो कई वीडियो देखने से बढ़िया है कि एक ही वीडियो में आप सबसे अच्छा कुछ सीख लें। थोड़ा लंबा हो जाए 10 मिनट तो आप दे सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं खुद के लिए। अब जितने सारे यहाँ पे इसका प्रांतीय विभाजन था, जैसे विषय है, विषयपति में बांटा गया है। प्रशासन के सबसे छोटे का एक गाँव है जिसका मुखिया ग्राम था। आप इसे बिल्कुल एक पेज में ऐसे करके लिख लें और उसको आप देखें, अरेंज करके देखें, तो वो जल्दी और लंबे समय तक याद रहेगा। मैं आपको बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप ही के लिए जल्दी याद रहे आपको, और एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए तो आप ये अफसोस नहीं करें कि भाई उस दिन अगर हम ढंग से देखते या फिर लिख लिए होते कि सर का अगर बात मान लिए होते तो फिर ज़्यादा बेटर रहता। प्रशासकों में सबसे छोटा क्या था? गोप था, जो 10 ग्रामों के शासन को संभालता था। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन
30 सदस्यों का एक मंडल करता था। नगर का प्रशासन, ये शहर का प्रशासन संभालने के लिए, जैसे आज एक शहर में भी नगर निगम होता है, तो उस समय क्या था, 30 सदस्यों का एक मंडल करता था जो 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग, क्या था, मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। इसे इसे बचाने वालों को मृत्यु दंड दे दिया जाता था। ठीक है। अगला जो ये है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट भाई, कि मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमोई, ये यूपीएससी में पूछा है, बीपीएससी में पूछा है, यूपीपीएससी में पूछा है, ना जाने कितने एग्जामों में ये प्रश्न पूछा गया है। मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमाई क्या था, ये मार्ग निर्माण का अधिकारी था। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वारोही सैनिक, 90,000 हाथी और 8,000 रथ थे। आगे देखते हैं आगे और कितना बड़ा होने वाला है। ज़्यादा नहीं से हम लोग आज ख़त्म ही कर दें। और थोड़ा सा एक यहाँ पे रह गया था, इसमें से क्या क्या इम्पोर्टेंट है, आप थोड़ा मैं आपको बता दूं। ये तो पता ही आपको, पुरोहित भी पता है, धर्मदान वाला, सेनापति, ये सैन्य का ये भी पता हो जाएगा, युवराज भी, ये भी हो जाएगा। आपको देखना है ये दौबारिक, ये भी हो जाएगा, थोड़ा दिमाग लगाएं। दौबारिक मतलब द्वार रक्षक। अंतर्वेदिक तो अंतपुर का अध्यक्ष। आपको देखना है इसको समाहर्ता, आय का संग्रह करता, समाहर्ता। सन्निधाता, राजकीय कोषाध्यक्ष। प्रशासता, कारागार का अध्यक्ष। प्रदेष्ठी, ये कमिश्नर होता था। और ये भी आपको आपसे हो जाएगा, आपसे सब हो जाएगा, मगर आप थोड़ा पेशेंस रखिए। और व्यवहारिक भी, जैसे व्यवहार न्यायालय जिले वगैरह में होता है। नायक, नगर की, ये नगर रक्षा का अध्यक्ष। कर्मांतिक, इसे आप देखिएगा, थोड़ा स्टार्ट लगाइए वहाँ पे, उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष। ठीक। मंत्री परिषद, ये भी अध्यक्ष था। दंडपाल, ये क्या था, सेना का सामान एकत्र करने वाले को दंडपाल के नाम से जाना जाता था। दुर्ग था, दुर्ग रक्षक। अंतपाल, सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। इसमें से जितने सारे हम लोग स्टार लगाए हैं, या फिर जो मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट लगा, वो मैंने आपको बता दिया। आप इसको 2-3 बार रिवीजन कीजिए, ये याद हो जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं है। जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख की फौज से पूरे भारत को रौंद दिया। यह बात सही भी हो सकती है और नहीं भी, लेकिन यह सही है कि चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत में सेल्यूकस की गुलामी से मुक्त किया था। यानी कि जिसमें सेल्यूकस का, जो सिकंदर का सेनापति था, जो जिसमें उसका आक्रमण हो रहा था, उसको इन्होंने हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला है, युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाले अधिकारी क्या कहलाते थे, नायक। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। प्लिनी के नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रखरखाव 5 सदस्यीय 6 समितियां करती थी। ये सब प्रश्न उतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपसे एग्जाम में पूछे, फिर भी एक बार रीड कर लिए, वो अच्छी बात है। मौर्य साम्राज्य में गुप्तचर विभाग महामात्य सर्प नामक आमत्य के अधीन था। ये इम्पोर्टेंट है। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या कहा गया है, गूढ़ पुरुष। गूढ़ पुरुष का क्या अर्थ है, गुप्तचर। ठीक है। तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था के नाम से जाना जाता था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करने वाले गुप्तचर को संचार के नाम से जाना जाता था। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहलाते थे। अशोक के समय जो जनपदीय न्यायालय था, उसके न्यायाधीश को क्या कहा जाता था, राजुक। गवर्नमेंट लैंड को, यानी सरकारी भूमि को सीता भूमि के नाम से जाना जाता था। बिना वर्षा के अच्छी खेती वाली भूमि को अदेव मात्रिक, बिना वर्षा के जहाँ पे अच्छी खासी उपज होती उसे अदेव मात्रक कहा जाता था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में, ये इम्पोर्टेंट है,
मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में बांटा है? 7 वर्गों में। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक, सभासद। आपको बस ये सातों का नाम नहीं याद नहीं रखना है, बस ये रखना है 7 वर्गों में बांटा था। ठीक है। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला को रूपा जीवा कहा जाता था। नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता मांगी थी। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। आपको शायद याद होना चाहिए, अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर इसका मतलब आप थोड़ा बस टाइम पास कर रहे हैं, तो वो टाइम पास करना बंद कीजिए अब। मौर्य साम्राज्य 137 वर्षों तक रहा। भागवत पुराण के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने 10 राजा, मतलब मौर्य वंश में 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराण के अनुसार 9। ये सब प्रश्न नहीं पूछे कितने राजा हुए या कितने नहीं हुए। ठीक है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था, ये पूछा जाता है। इसकी हत्या इसके सेनापति कौन? पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दिया। पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दिया और मगध पर शुंग राजवंश की नींव डाली। अशोकाराम विहार कहाँ पे है? ये पाटलिपुत्र में है। अब थोड़ा सा मैं समझा दूँ आपको कि विहार ऐसा नहीं कि बिहार में है, ये यहाँ पे है विहार। ठीक है, न कि बिहार ऐसे। तो क्या प्रश्न है यहाँ पे? अशोकाराम विहार। अब देखिए, एक होता था चैत्य, एक होता था विहार। इसे हम लोग बौद्ध धर्म में बात किए हैं, अगर आप नहीं देखें तो आप इसे देख लें, मगर मैं आपको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। जहाँ पे बौद्ध जो भिक्षु लोग थे, जहाँ पे वो ध्यान मग्न करते थे, उन्हें चैत्य कहा जाता था। और जहाँ पे वो विश्राम करते थे, वो उसे विहार के नाम से जाना गया। ये क्वेश्चन यूपीएससी का 2015 में पूछा गया है। चैत्य और बिहार में क्या अंतर है? तो अशोकाराम विहार कहाँ पे है? पाटलिपुत्र में है। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, इसे ढंग से कवर कीजिए दोस्त, ये आराम से हो जाएगा। और अगले दिन हम लोग ब्राह्मण साम्राज्य को कवर करने वाले हैं, जिसमें से शुंग वंश, कण्व वंश, ये सबको देखेंगे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। जस्ट हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।